तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की मौत के बाद पिता से मिलने आए बेटी और दामाद ने रात के करीब 2 बजे अजीब सी आवाज़ें सुनी। जब वकील दामाद ने देखा तो बेटे बहू अपने बूढ़े बाप को धमकी दे रहे थे। यह देखकर दामाद को आया गुस्सा और उसने जो किया, आखिर उसने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं। अपने पिता से मिलने आई बेटी और दामाद रात को अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने पिता के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जिन्हें सुनकर चुपके से वे उस कमरे के पास पहुँचे। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वहाँ तो विनोद, आप मुझे साफ साफ बताइए कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि आपसे तो मैं कहते कहते थक जाऊंगी, लेकिन आप तो हमेशा ही इस बात को बस टालते रहेंगे। मुझे यूँ रोज़ रोज़ यह सब अच्छा नहीं लगता। अगर जाना है तो जाना है, अगर नहीं जाना है तो साफ साफ मना कर दीजिए। खामखा मैं और बच्चे गांव जाने को इतना हौसते तो न रहें। यहाँ बच्चे रोज़ ही खुश होते रहते हैं कि हाँ, हम इस हफ्ते अपने नानी के घर जाएंगे। फिर बच्चे खुश होते ही रहते हैं कि वह इस हफ्ते नाना नानी के पास जाएंगे, लेकिन तुम हो कि उन्हें लेकर जाने का नाम ही नहीं लेते। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम बच्चों को मना क्यों नहीं कर देते? कम से कम वे बेचारे झूठी आस में तो नहीं रहेंगे। सृष्टि ने अपने पति विनोद से थोड़े नाराज़गी भरे लहजे में कहा। तो विनोद बोला, अरे बाबा, तुम तो जानती हो मेरा काम ही ऐसा है। मुझे वकालत से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ कहूँ ना। मेरा ज़्यादा दिन रुकना कहाँ पॉसिबल होता है, और फिर केसेस कौन सा बता कर आते हैं। अगर ना आए तो हफ्ते हफ्ते भर नहीं आते, और अगर आए तो एक दिन में कई कई केसेस मिल जाते हैं। ऐसे में बच्चों को मना कैसे कर दूँ? यार, तुम तो जानती हो ना, मैं अगर उनसे मना करूँगा तो बच्चों का दिल टूट जाएगा और बेचारे मेरे बच्चे खामखा उदास हो जाएंगे। विनोद ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। तो सृष्टि बोली कि हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर उनका दिल टूट जाएगा तो टूट जाए। जब आप उनसे हर हफ्ते कह देते हैं कि अगले हफ्ते चलेंगे और फिर अगले हफ्ते आप जाने के लिए मना कर देते हैं, कोई नया बहाना निकाल लेते हैं, तो आपको क्या लगता है तब आपके बच्चों का दिल नहीं टूटता? हर हफ्ते उनको दुख पहुंचाने से अच्छा है कि आप एक ही बार में उनको मना करके छुट्टी कर दीजिए। फिर ना ही तो मेरे बच्चे आपके पीछे पड़ेंगे और ना ही मैं। इस बार गुस्सा होती हुई सृष्टि बोली तो विनोद ने प्यार से सृष्टि को समझाते हुए कहा कि मैडम, अब आप भी बच्चों की तरह गुस्सा करने लगेंगी। अरे भाई, हम तो बच्चों को तब समझाएंगे ना जब हमारी मैडम समझने का नाम लें, पर यहाँ तो हम आपको ही नहीं समझा पा रहे, तो बच्चों को कैसे समझाएंगे? इस पर सृष्टि विनोद से अभी भी नाराज़गी जाहिर करती हुई बोली, तो क्या करें, आपने तो बिल्कुल हद कर दी है। कितना समय हुआ हमें अपने गांव जाए। आप एक बार पापा जी के बारे में तो सोचिए। पापा कब से हमारे आने की राह देख रहे हैं। आपको पता है, पिछले 3 महीने से जब भी पापा कॉल करते हैं कि बेटा घर आ जा, तब मैं उनसे यही कहती हूँ कि पापा अभी हम थोड़े बिज़ी हैं, यह हमें अगले महीने लेकर आ जाएंगे। और ऐसे ही कहते कहते पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, और अब भी मैं फिर से यही सब कह दूँ। आपको पता है ना कि पापा माँ से कितना प्यार करते थे। जब से माँ की मौत हुई है तब से पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन आप यह सब चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। आप एक बार यही चीज़ मेरे ऊपर लेकर देखिए। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो। इससे आगे सृष्टि कुछ बोलती, विनोद ने उसे डांट कर चुप करा दिया और बोला, हद है, तुम भी ना बस पीछे पड़ जाती हो। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, इस हफ्ते हम गांव ज़रूर चलेंगे, चाहे कोई काम हो या ना हो। और अगर मेरे पास कोई केस आता भी है तब भी मैं उस केस को मना कर दूंगा।
लेकिन अब की बार आप लोगों को गांव घुमाकर ज़रूर लाऊंगा। अगले दिन विनोद को पता चला कि कुछ रीजंस की वजह से कोर्ट 2-3 दिन के लिए बंद रहेगा। रजिस्टर्ड छुट्टियां थीं और आसपास के ही कई त्योहार पड़ रहे थे। इसकी वजह से वह अब बिल्कुल फ्री था। तो विनोद ने सृष्टि से कहा कि चलो आज ही अपना सामान पैक कर लो, हमें 1 घंटे में गांव के लिए निकलना है। फिर अच्छे से तुम गांव में रहकर आना। गांव में रहने से तुम्हारा मन नहीं भरता ना? इस बार 2-3 दिन आराम से रहकर आना। हमेशा यही शिकायत करती रहती हो कि मैं 2-4 घंटे में ही पापा से मिलवा कर वापस ले आता हूँ। इस बार खूब आराम से बैठकर बात करना तुम पापा से। जितनी चाहे उतनी बातचीत करना, उनके हाल चाल पूछना, ठीक है? और इस बार तो मैं भी फ्री हूँ, तो इसी बहाने पापा जी से मैं भी मिल लूँगा, उनसे बातचीत हो जाएगी। वैसे भी अब तो कई साल हुए उनसे बातें किए हुए। जब भी जाता हूँ इतनी जल्दबाजी में रहता हूँ कि बस उनको प्रणाम करने के बाद अगर थोड़ी बहुत बात हो गई तो ठीक, वरना तो वह अपने काम में बिजी और हम अपने काम में। चलो तो चलो, बच्चों को कह दो कि वह जल्दी से रेडी हो जाएं। फिर हम लोग 1 घंटे में आपके घर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है मैडम, अब तो नाराज़ नहीं है ना? विनोद ने सृष्टि को छेड़ते हुए कहा। तो सृष्टि बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं बच्चों को बता कर आती हूँ। आपके कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दिए हैं। अब बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं बच्चों को रेडी करने के लिए कह देती हूँ। झटपट 10-15 मिनट में ही सृष्टि और उसके बच्चे भी रेडी हो गए और इधर अब तक विनोद भी रेडी हो चुका था। खाना पीना खाकर और घर से जो कुछ भी उन्हें अपने गांव लेकर जाना था वह सामान लेकर वे लोग निकल पड़े। जब वे लोग रास्ते में ही जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बच्चे तो शुरू से ही अपने नाना नानी से बहुत प्यार करते थे। वे उनसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे। लेकिन सृष्टि की फैमिली में सभी लोग शहर में ही रहते थे। हालांकि सृष्टि के बच्चों को अपने दादा दादी से भी बहुत प्यार था, लेकिन क्योंकि उनके दादा दादी उनके साथ ही रहते थे और नाना नानी के यहाँ भी कभी कभी जाते थे, तो इसीलिए बच्चों को तो कहीं घूमने जाने की खुशी कुछ और ही होती है ना। तो इसीलिए वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके नाना नानी भी उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन पिछले साल एक हादसे में उनकी नानी की मौत हो गई। तब से उनके नाना अकेले ही रह गए थे और सृष्टि अपने पापा से मिलने के लिए ही यहाँ आना चाहती थी, क्योंकि जब से उसकी माँ की मौत हुई उसके बाद में वह केवल एक बार ही आई थी, वह भी मात्र कुछ घंटों के लिए। उसमें ना ही तो वह अपने पापा से बात कर पाई और ना ही सुकून से वह कुछ टाइम उनके पास बैठ पाई। बस आना जाना ही संभव हुआ था और तब से वह अब अपने पापा के पास आ रही थी। तो इसीलिए वे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे। अब आखिरकार 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद विनोद की गाड़ी सीधा अपने ससुराल में अपने ससुर जी के घर के आगे जाकर रुकी। विनोद के ससुर जी राम प्रसाद जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे किसी से भी। वे केवल अपने काम से काम रखते थे। लेकिन जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब से वह और ज़्यादा शांत हो गए थे। अब वह अधिकतर अपने ही घर में रह रहकर समय बिताया करते थे और लोगों से बहुत कम ही बातचीत किया करते थे। इस सब का कारण क्या था या क्या नहीं, यह तो किसी को समझ नहीं आया और फिर लोगों ने इसीलिए भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे शुरू से ही लोगों से कम मतलब रखा करते थे। ऐसे में पत्नी की मौत के बाद उनका एकदम से चुप हो जाना बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी। लोगों ने सोचा कि शायद से अपनी पत्नी के जाने का इन्हें सदमा लगा है
इसके कारण यह व्यक्ति ऐसा हो गया है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। इसके बारे में उन्हें पता नहीं था, या यूं कहें कि किसी को भी पता नहीं था। कभी कभार गांव के बाहर खेतों की ओर, वहां पर अगर वे किसी से बोल लिए तो ठीक, वरना तो जयराम जी की अपने आप में ही मगन थे। उन्हें किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। लेकिन इस सब के बारे में उनकी बेटी और उनके नाती पोतों को नहीं पता था। इधर सृष्टि और उसके बच्चे जब अपने नाना के घर पहुँचे और अब गाड़ी से उतरते ही दरवाजे के सामने आए। घर पर अभी तक उन्होंने इस बारे में अपने भैया भाभी को कुछ नहीं बताया था। दरअसल उन लोगों का अचानक से प्लान बना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे अभी अपने भैया भाभी को सरप्राइज़ दे दें, और इसीलिए सृष्टि ने अपने भाई विक्रम को कॉल पर कुछ नहीं बताया और ना ही अपनी भाभी रूबी को। सृष्टि ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी भाभी दरवाज़ा खोलने के लिए आई, और उसने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही वह चौंक गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन फिर अचानक ही खुद को संभालती हुई मुस्कुराने लगी और बोली, अरे दीदी, आप अचानक से यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। तो सृष्टि अपनी भाभी के गले मिलती हुई बोली, अगर आपको बता देती तो आपके चेहरे पर यह वाले एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलते ना भाभी, बस इसीलिए नहीं बताया। बच्चे भी मामी मामी करते हुए रूबी के पैरों में लिपट गए। बच्चों को भी बड़े लाड़ लड़ाती हुई रूबी अपने पति को आवाज़ देती हुई बोली, सुनिए विक्रम, ज़रा बाहर तो आकर देखिए कि बाहर कौन आया है। दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। सबको अंदर भी लेकर गई रूबी, और आखिरकार आज तो सृष्टि इतने दिनों बाद ही सही, लेकिन अपने घर पहुंच ही गई। वह अपने भाई के गले मिली और उनसे पूछने लगी कि भैया, आपका काम कैसा चल रहा है? तब उसके भाई ने अपने काम के बारे में बताया, और अब हाल चाल पूछने के बाद उसने अपने भैया भाभी से पूछा कि भैया, पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। तो सृष्टि की भाभी बोली, दीदी, आप अभी आई हैं, बैठिए तो सही। पापा जी अभी अपने कमरे में सो रहे हैं, मैं जगा देती हूँ। सृष्टि बोली कि नहीं भाभी, आप मत जाइए, बल्कि मैं खुद ही पापा को जगाऊंगी। मैं उन्हें अपने आप ही सरप्राइज़ दे सकूं। आप रुकिए यहीं। यह कहकर वह उठकर चली गई। सृष्टि ने जाकर अपने पापा के कमरे में देखा तो उनका कमरा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। उनके कमरे में कोई भी चीज़ नहीं थी, बस चार दीवारी के अंदर एक तख्त के ऊपर वह लेटे हुए थे। अपने पापा का कमरा इस तरह का देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने अपने पापा को देखा तो हौले से वह उनका हाथ हिलाकर उन्हें जगाने लगी। जैसे ही उसने उनका हाथ हिलाया तो आंखें खोलते ही डरते हुए राम प्रसाद जी झट से उठकर बैठकर कोने की ओर खिसकते हुए अपने आप को समेटे हुए उससे डरने लगे और कहने लगे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस पर सृष्टि चौंक गई और वह अपने पापा से कहने लगी कि पापा, आप किससे डर रहे हैं और आप किससे क्या नहीं कहेंगे? साफ साफ बताइए मुझे कि क्या हुआ है और आप इतना डर किस बात से रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अगर कहा है तो मुझे बताइए। सृष्टि की आवाज़ तो सुनी, लेकिन अभी भी कमरे में कुछ अंधेरा सा था, तो वह उससे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सृष्टि ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, वैसे ही उसके पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ फैलाकर उसे बुलाने लगे। तू आ गई मेरी बच्ची, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा, इतनी देर क्यों लगाई तूने? अगर तू नहीं आती तो पता नहीं कल को तो मुझे तू देख भी पाती या नहीं। अपने पापा की यह सब बात सुनकर
सृष्टि को थोड़ा अजीब लगा और बोली, क्यों पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और इस बात का आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है, मैं जानती हूँ, लेकिन दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। और फिर पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम यहाँ भैया भाभी तो हैं आपको संभालने के लिए, और इन दोनों की वजह से ही मैं इतना निश्चिंत रह पाती हूँ कि कम से कम भैया भाभी आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना। मैं तो इनके कारण बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ, वरना तो बस यही सोचती रहती थी कि माँ के बिना पापा कैसे रहेंगे। लेकिन आप दोनों ने इन्हें बहुत अच्छे से संभाला है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? उन्होंने तो आपका कितना ख्याल रखा है। लेकिन पापा, इससे पहले कि वह कुछ बोलते, उसके भैया और भाभी वहाँ पर आ गए। तब राम प्रसाद जी कुछ बोलते बोलते चुप हो गए और बोले कि बेटा, तू बच्चों को साथ नहीं लाई क्या? तो बच्चे भी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आ गए और नाना नाना करते हुए उनके बेड पर चढ़कर उनसे लिपट गए। बच्चों के आने से राम प्रसाद जी बहुत खुश हुए और वह अपने बच्चों से बहुत देर तक ऐसे ही बातचीत करते रहे। इससे विक्रम और रूबी दोनों कहने लगे कि चलो सृष्टि, पहले बाहर चलकर नाश्ता कर लो, फिर आकर पापा से बात कर लेना। आई विनोद जी, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। सृष्टि ने कहा कि भैया, आप यहीं नाश्ता ला दीजिए, तो मैं यहीं बैठकर पापा से बात करते करते चाय पी लूँगी। मुझे और कुछ नहीं खाना है भैया, फ़िलहाल बिल्कुल भी मन नहीं है। तब रूबी गई और जाकर अपनी ननद के लिए एक कप चाय बनाकर लाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सच में सृष्टि भी यह सोचकर ही बहुत खुश थी कि उसकी भाभी उसके पापा का कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। रूबी ने भी चाय बना दी, लेकिन क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ थी, इसीलिए रूबी उनके लिए फीकी चाय लेकर आई। यह सब देखकर तो सृष्टि बहुत खुश हो गई थी और अपने पापा से हर बात पर कह रही थी कि पापा, हमने ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में, जो हमें इतनी प्यारी भाभी मिली हैं। और अपने पापा से और भी बातें कर रही थी। रूबी और विक्रम भी वहीं बैठे बातें कर रहे थे। सृष्टि और उसका परिवार भी। अब बातें करते करते उन लोगों को बहुत रात हो गई। तब रूबी ने उन्हें खाना भी वहीं दे दिया और अब रूबी ने सृष्टि से कहा कि दीदी, बहुत लेट हो गया है, अब आपको तो नींद आ नहीं रही होगी। आपको तो अपने पापा से बात जो करनी है, लेकिन कम से कम इन मासूम बच्चों के बारे में तो सोच लो। बेचारे कितने थके हुए हैं। देखो, ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैठे बैठे ही सो जाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से और बच्चों को लेकर कमरे में जाकर आराम कीजिए। आप जाइए और जाकर कमरे में सो जाइए, ठीक है? तो सृष्टि ने कहा कि ठीक है पापा, अब हम कल बात करते हैं, कल सुबह बात करते हैं। अब मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। इतना कहकर सृष्टि अपने कमरे में चली गई और रूबी और विक्रम भी अपने कमरे में चले गए। रात को सृष्टि की आंखें खुलीं तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पापा के कमरे में जैसे कुछ अजीब सी आवाज़ें हो रही हैं। जब रूबी की भाभी इतनी अच्छी थी तो आखिर कैसी थी वे आवाज़ें? और रात के समय आखिर उनके कमरे में अचानक से आवाज़ें कैसे आ रही थीं? क्या वह आवाज़ें नॉर्मल थीं या अब नॉर्मल थीं? रात के समय सृष्टि डर कर सो गई। अगले भाग में जानेंगे इससे आगे की कहानी। तो दूसरा भाग देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी का पहला भाग है। कल आपको इसी समय पर कहानी का दूसरा भाग भी आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ कहानी के दूसरे भाग के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।